देंगे एज वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि इसके बाद हम चैप्टर नंबर 10 करेंगे। ठीक है, चलिए तो चैप्टर नंबर 10 से पहले एक बार कैपिटल स्ट्रक्चर के सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग बता दिया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेसिकली जहां पर हम क्या डिसाइड कर रहे हैं, जहां पर हम प्रोपोर्शन डिसाइड कर रहे हैं, कितना प्रोपोर्शन डेट का है और कितना प्रोपोर्शन हमारा इक्विटी का है। ठीक है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज जहां पर हम ये चेक करते हैं कि मुझे डेट का प्रोपोर्शन कितना लेना है। मुझे डेट का प्रोपोर्शन कितना लेना है वो डिसाइड होगा किस बेसिस पे? देखो सिंपल सीधी सी कैलकुलेशन है। यहाँ पर आपको आरओआई निकालना है। आरओआई इज बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आप अर्न कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, दैट इज योर आरओआई। एंड ऑन दी अदर हैंड जो आप पे कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैं 10% इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ और जो मैं कमा रहा हूँ 15% कमा रहा हूँ, तो इट इज अ बेनिफिशियल थिंग। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं आपको बोलूं कि मैं 10% पे कर रहा हूं लेकिन जो मैं अर्न कर रहा हूं मैं 7% अर्न कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली मेरे लिए फायदे का सौदा नहीं है। तो बस ट्रेडिंग और निगेटिव हमें यही सिखाता है कि हमें कितना इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, उसको कंपैरिजन करना है कि कितना आरओआई हम कमा रहे हैं। ठीक है, उस केस में आपको ईबीआईटी, आपको प्रॉफिट पता होना चाहिए, कितना डेट लिया, कितना इक्विटी ये पता होना चाहिए, और कितना परसेंट आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आपको वो पता होना चाहिए, कितना टैक्स रेट है आपको वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि टैक्स रेट का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इस चीज़ में। ठीक है? यहाँ तक हमने कल तक तो खैर नहीं पढ़ा था, यहाँ तक हमने अभी डिस्कस कर लिया है, लेकिन ये न्यूमेरिकल अभी मैं क्लास में नहीं कराऊँगा, इसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो आई विश मैं कोशिश ऐसा करूँगा कुछ टेम्पलेट्स बना के या ऑलरेडी इसके जो क्वेश्चंस मुझे कराने हैं वो ऑलरेडी लिख के रखूँगा ताकि क्लास में टाइम वेस्ट ना हो और फिर हम उसको क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है? वो किसी भी दिन बीच में कोई एक क्लास के साथ किसी लाइट चैप्टर के साथ मैं आपको करा दूँगा। ठीक है? क्योंकि थोड़ा-सा पार्ट टेक्निकल है तो आपको पता होना चाहिए उसको करना कैसे है, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है? तो चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अब इसके ना बहुत सारे आप फैक्टर्स अगर देखोगे आप कैपिटल स्ट्रक्चर के, जो मैच कर रहे हैं किससे? फाइनेंसिंग डिसीजन से। ठीक है? तो प्लीज़ ध्यान रखना। जैसे कि कैश फ्लो पोज़ीशन, सेम पॉइंट है कि अगर कैश फ्लो पोज़ीशन बहुत अच्छा है तो ईज़िली यू कैन बोरो डेट। अगर कैश फ्लो पोज़ीशन अच्छा नहीं है तो यू कैन ऑप्ट फॉर इक्विटी। सेम पॉइंट है, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएँगे। नेक्स्ट इज़ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड डेट सर्विस कवरेज रेशियो। इन दोनों का मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। इसमें 1 मार्कर क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, आईसीआर या फिर डीएससीआर। आईसीआर बेसिकली हमें क्या बताता है? आईसीआर हम क्यों कर रहे हैं, कब करते हैं? बेसिकली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमारे को ये बताता है कि हमारा प्रॉफिट, हमारी अर्निंग्स कितना टाइम्स है मेरी इंटरेस्ट के। लेट्स सपोज मैंने ₹2 इंटरेस्ट पे किया और मैं ₹10 कमा रहा हूँ। अगर मैंने ₹2 इंटरेस्ट पे किया और मैं ₹10 कमा रहा हूँ, तो यानी कि 5 टाइम्स द अमाउंट व्हाट आई एम पेइंग एज़ एन इंटरेस्ट, उसका 5 टाइम्स मैं अर्न कर रहा हूँ। ये जनरली मैं अपने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से पता लगाता हूँ। लेकिन जनरली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सिर्फ कवर करता है इंटरेस्ट को। आउट ऑफ प्रॉफिट मेरा इंटरेस्ट कितना जा रहा है, सिर्फ इतनी ही चीज़ को, यानी कि जो डेट के ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, सिर्फ उसी को कंसीडर करता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ अपने डेट सर्विस कवरेज रेशियो की, तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो मेरा बेसिकली मेरे डेट के इंटरेस्ट को एज़ वेल एज़ मेरे अदर एक्सपेंसेस भी, अदर एक्सपेंसेस में जनरली आप ये कह सकते हो कि डेट की सर्विस कॉस्ट और प्रेफ़रेंस डिविडेंड दोनों को कंसीडर करता है। यानी कि मेरे डेट को भी कंसीडर कर लिया उसने वहाँ पे, मेरे प्रेफ़रेंस डिविडेंड को भी कंसीडर कर लिया, दोनों कॉस्ट को कंसीडर करके चलता है। तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो के अंदर भी वही काम कर रहे हैं हम जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के अंदर कर रहे हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सिर्फ इंटरेस्ट को कवर कर रहा है, यानी कि जो हम डेट पे कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या है जो हम प्रेफ़रेंस शेयर कैपिटल के ऊपर भी पे कर रहे हैं वो भी कवर अप हो जाता है, किसमें? डेट सर्विस कवरेज रेशियो में। नेक्स्ट आते हैं आरओआई। आरओआई मैंने अभी बताया, बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी। जितना ज़्यादा आरओआई होगा ऑब्वियसली उतना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। जैसे निकाल द आरओआई ऑफ द कंपनी इज हायर, इट कैन चूज़ यूज़ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी टू इंक्रीज इट्स ईपीएस। अगर आपको लगता है कि आप ऑलरेडी 10-15%, 25%, 30%, 20% इतना कमा रहे हैं, तो आप सकते हैं कि ट्रेडिंग और इक्विटी लगा के देखें कि यार अगर कुछ डेट का प्रोपोर्शन लगाते हैं, डेट लेते हैं, तो डेट लेने की वजह से मेरा ईपीएस बढ़ जाए। ये हम ट्रेडिंग और इक्विटी में सीखेंगे कि एग्ज़ैक्टली बढ़ता कैसे है ईपीएस। जब आप डेट का प्रोपोर्शन डालते हैं अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, तो आपका ईपीएस बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ जो किसी चीज़ को बूस्ट अप करती है, वो एक लेवल तक ही अच्छी होती है। ठीक है? आप ऐसे कह सकते हो जैसे उम अब तो ख़ैर इतना चलते नहीं है, पहले होता ना स्क्वाश होते थे, स्क्वाश के अंदर हम सोडा डालते थे तो वो आई मीन ऐसे ऊपर आने लग जाता था और उसका टेस्ट आता था बहुत अच्छा। तो ऑब्वियसली वो भी एक लिमिट तक अच्छा लगता है, उसमें सोडा डालते जाओगे तो दैट ऑब्वियसली उसका उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगा। और मैं तो अमेज़्ड हूँ, कुछ बच्चे सोडे की बात आती है उनका दिमाग कहीं और जा रहा है। चलिए वापस आ जाते हैं, बेटा क्लास पढ़नी है हमें पूरा 1 घंटा। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट इज़ बेसिकली क्या है, एक फर्म्स एबिलिटी टू लोअर इंटरेस्ट रेट, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर आप डेट
मार्केट से ले रहे हैं और आप कम रेट वाला डेट लेते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है ज़्यादा डेट लेने की। लेकिन अगर आप ज़्यादा परसेंटेज वाला डेट ले रहे हैं, तो आपकी कैपेसिटी कम हो जाती है। कुछ बच्चे पूछेंगे यहाँ पे सर कैपेसिटी से मतलब, आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने डेट लेना है मतलब मेरा एक प्रोपोर्शन है कि मुझे इतना प्रोपोर्शन डेट लेना है और मैं एट द मैक्स महीने का 10,000 रुपए खर्च कर सकता हूँ, ठीक है? तो अगर मान लेते हैं 1 लाख के ऊपर 10% का इंटरेस्ट है, तो 1 लाख का 10% 10,000 रुपए, तो मैं सिर्फ 1 लाख ही डेट ले पाऊँगा। अगर उसका परसेंटेज 8% हो जाता है, तो मैं डेट का अमाउंट बढ़ा सकता हूँ। यानी कि 1 लाख की बजाय 1,10,000 ले सकता हूँ या 15,000 समथिंग लाइक ऐसे, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं टैक्स रेट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टैक्स रेट? ऑब्वियसली टैक्स रेट का मतलब यहाँ पर यही है, देखो अल्टीमेटली क्या है कि जितना ज़्यादा टैक्स रेट होगा, उतना ज़्यादा मेरा डेट जो है वो रिलेटिवली चीपर होता जाएगा। देखो कुछ चीज़ों के आंसर ना जब मैं न्यूमेरिकल कराऊँगा तो और बेटर वे में आपको मिल जाएँगे। जैसे इसने कहा ना हायर टैक्स रेट मेक्स डेट रिलेटिवली चीपर, क्योंकि जितना हम इंटरेस्ट पे करते हैं कहीं न कहीं टैक्स ज़्यादा होने की वजह से उतना मेरा टैक्स सेव होता है। तो उस केस में मेरे लिए हायर टैक्स बेटर होता है, अगर मैं डेट ले रहा हूँ तो मुझे डेट और चीपर पड़ता है, ठीक है? वहाँ पर और अच्छे से समझाऊँगा इसको, उससे पहले अगर कोई देखना चाहे तो यूट्यूब पे वीडियो है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट उसके बाद इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देखो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम कॉस्ट की बात करते हैं इक्विटी की, तो इक्विटी की कॉस्ट आती है दैट इज़ द डिविडेंड, व्हाट आई एम पेइंग ऑन माय इक्विटी शेयर होल्डर्स कैपिटल। कोई भी बंदा मुझे पैसा दे रहा है तो क्वाइट ऑब्वियस है, वो मुझे फ्री में तो पैसा देगा नहीं, फ्री में तो मुझे यूज़ करने के लिए देगा नहीं। जो पैसा मैंने उससे लिया है ऑब्वियसली वो एक्सपेक्ट करेगा कि उसके ऊपर उसे कुछ रिटर्न्स चाहिए। तो उसके ऊपर जो मैं उसे रिटर्न्स दे रहा हूँ वो मेरे लिए क्या है, दैट इज़ माय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट आता है फ्लोटेशन कॉस्ट, ये भी हम वहाँ पढ़ चुके हैं। पैसा रेज़ करने की कॉस्ट को फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। जब भी मार्केट से इक्विटी रेज़ करना है तो उसके लिए फ्लोटेशन कॉस्ट होती है मेरी, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस या फिर आप बोल सकते हैं कि एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट या ब्रोकर को कमीशन दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें। और ऑन द अदर हैंड अगर मैं फ्लोटेशन कॉस्ट की बात करूँ इन केस ऑफ डेट, तो जैसे कि अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक आपसे प्रोसेसिंग फी चार्ज करता है। दैट इज़ आल्सो माय you can say is the flotation cost. Next is risk consideration. देखो कहते हैं businesses depends upon the fixed operating cost. अगर fixed operating cost ज्यादा है तो ऑब्वियसली मेरा बिजनेस रिस्क भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं डेट लूंगा, मेरी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी ज्यादा है और ऊपर से मैं डेट भी ले लेता हूँ, तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि मेरी रिस्क कंसिडरेशन जो है बढ़ जाएंगे। तो आपको ये देख के चलना होगा, जैसे इसने यहाँ पर लिखा भी है, बिजनेस रिस्क डिपेंड्स अपॉन द फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट रिजल्ट्स इन हायर बिजनेस रिस्क एंड वाइस वर्सा। टोटल रिस्क डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, फिर भी एक ओवरव्यू दे देता हूँ, हो सकता है कोई बच्चा लास्ट क्लास में नहीं था। एक होता है बिजनेस रिस्क, एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क आपके हाथ में नहीं है, फाइनेंशियल रिस्क आपके हाथ में है। जितना ज्यादा डेट लेते जाएंगे उतना ज्यादा आपका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता जाएगा, जितना कम डेट लेंगे उतना आपका फाइनेंशियल रिस्क कम होगा। ये तो हो गई एक चीज। दूसरी चीज, बिज़नेस रिस्क का मतलब क्या है? बिज़नेस रिस्क का मतलब है वो रिस्क जो हर बिज़नेस के अंदर होगा ही होगा। आप कोई भी बिज़नेस कर लीजिए, वहाँ पर रिस्क होगा ही होगा कि सामने वाला या तो पैसे लेके भाग गया, आपका माल खराब हो गया, ट्रेंड बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, सामने वाले पेमेंट्स नहीं दे रहे हैं, व्हाटएवर इट इज़, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिस्क ज़रूर होता है। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बहुत बार केस स्टडी में भी पूछा जाता है कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? देखो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है आपको ना अपने बिज़नेस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करके चलना है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे? अगर मान लो मुझे मार्केट से 40 करोड़ रुपए लोन मिल सकता है, तो मैं कोशिश करूँगा मैं 30 करोड़ रुपए लूँ। अगर मेरी ज़रूरत 30 करोड़ से चल सकती है, तो बेटर टू टेक 30 करोड़ ओनली। व्हाई टू टेक 40 करोड़? क्योंकि अल्टीमेटली ना आपने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म कर दी। आपने बिल्कुल जितना मैक्सिमम मिल सकता था उतना लेके बैठ गए हो। अब अगर अचानक से फिर से कोई दोबारा ज़रूरत पड़ गई, देखो ये तो फैक्ट बात है, चाहे घर हो चाहे बिज़नेस हो, जितना पैसा ले आओ और वहाँ डाल दो, खत्म ही हो जाएगा। अगर आपके घर पे आज मान लो 5 लाख रुपए आ जाएँ, आपको ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी कहीं से 5 लाख रुपए आ जाएँ। 2, 4, 5, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने में खत्म हो जाएँगे, ठीक है? फिर अगले महीने 50,000 रुपए आ जाएँ, वो भी खत्म हो जाएँगे। तो घर तो कभी खत्म होगा नहीं पैसा, ऐसे मतलब कभी बच रुकेगा नहीं। ऐसे ही विद द बिज़नेस, तो अल्टीमेटली अगर आपको पैसा लेना है तो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को लेके चलें, मतलब 5-10 लाख रुपए कम लें, ऐसे पूरा लेके एक ही बार में ना बैठ जाएँ। नेक्स्ट आता है कंट्रोल। कंट्रोल अगेन सेम पॉइंट है जो हमने फाइनेंसिंग में डिस्कस किया था। अगर आपको कंट्रोल मैटर है कि भाई मुझे तो भाई कंट्रोल है कि मेरा ऑलरेडी 40% मार्केट में जा चुका है, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं चाहता मार्केट में जाए, तो बेटर टू ऑप्ट इक्विटी। लेकिन अगर आपके लिए कंट्रोल एक मेजर कंसर्न नहीं है, 2, 4, 5% अगर चला भी जाएगा तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, तो आप इक्विटी के थ्रू रेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके लिए कंट्रोल मैटर है तो आप डेट के थ्रू पैसा लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। द कंपनीज हैव टू ऑपरेट विद इन अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय द एक सेकंड
company have to operate within the regulatory framework provided by the law at the time of opting debt or equity। देखो ये भी आपको थोड़ा सा कंसिडर करके चलना है कि कितना प्रोपोर्शन ऑफ डेट, क्योंकि वैसे अगर हम देखें तो हमारे लिए एक अ, अगर रेशियो की बात करें डेट इक्विटी रेशियो के हिसाब से, एज पर डेट इक्विटी रेशियो आपको जो अपना मेंटेन करके चलना होता है, तो आपको जो अपना मेंटेन करके चलना होता है उसके हिसाब से तो आपको यही देखना है कि आपको 2:1 मेंटेन करना है, ठीक है। बट अदरवाइज अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करें तो जैसे ही बोलता है कि एवरी कंपनी हैज टू फॉलो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, लाइक इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स हैज टू बी डन एज पर दी गाइडलाइंस ऑफ सेबी। आप जब भी मार्केट में शेयर्स इशू करें तो आपको सेबी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप लोगों ने पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा हो तो आज पढ़ लेना। एक कंपनी थी सहारा इंडिया, एक टाइम पे बहुत बड़ी कंपनी थी। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही था कि सेबी ने उनको किसी चीज़ के लिए मना कर दिया था कि आप इस तरीके के बॉन्ड्स या शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते। लेकिन इवन आफ्टर डिनाइंग द फैक्ट उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और उस चीज़ को उन्होंने मार्केट में इश्यू किया, तो लीगल जो थिंग्स थी उन्होंने फॉलो नहीं करी, तो लीगैलिटी में चले गए और बहुत ज़्यादा फिर इम्प्लिकेशंस आ गई। एट लास्ट उनकी कंपनी पे बहुत ज़्यादा केसेस हो गए, उनको जेल हो गई। और आई मीन एक टाइम के बहुत फेमस पर्सन थे, बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार्स और जितने भी पॉलिटिशियंस एंड ऑल है, सब उनके बच्चों की शादी में या उनके घर पे कोई फंक्शन था, उसपे पहुँचते थे। लेकिन ठीक है, लाइफ इज़ लाइक दिस, कभी हम यहाँ होते हैं, कभी हम नीचे आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्टॉक मार्केट कंडीशन। अब स्टॉक मार्केट कंडीशन ऑब्वियसली इफेक्ट करती है चॉइस बिटवीन डेट एंड इक्विटी। अगर मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट कंडीशन बहुत अच्छी चल रही है, आराम से इक्विटी से ऑप्ट हो सकता है पैसा, तो आप इक्विटी से ले लोगे। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट कंडीशन बहुत खराब है, बहुत डाउन है, तो आई कैन ऑप्ट डेट, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ दी अदर कंपनीज। देखो कई बार ना कुछ कंपनीज, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे 2 तरीके से काम करती है। फर्स्ट क्या होता है, जहाँ पर कंपनीज को लगता है कि जो बाकी कंपनीज कर रही है ना, वो तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। कि भैया अगर वो डेट का प्रोपोर्शन ये ले रहे हैं कि इतना इक्विटी और इतना डेट, तो ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम इसके ऑपोजिट करेंगे। लेकिन कई बार कुछ कंपनीज क्या कहती है कि भाई एक काम करो, सामने वाले की फाइनेंशियल्स उठा लो, देखो उसने कितना डेट लिया, कितना इक्विटी लिया, भाई वो अच्छा कर रहा है, हम उसी को फॉलो करते हैं, हम उसको कॉपी करेंगे, वैसा करेंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, अब आपको देखना है कि आपको सेम फॉलो करना है या आपको डिफरेंट फॉलो करना है। यहाँ तक ये चैप्टर हमारा ओवर हो चुका है, सिर्फ एक ट्रेडिंग और इक्विटी वाले पार्ट को छोड़ के, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इस चैप्टर में मैंने आपके साथ डिस्कस ना करी हो। हम ऑलरेडी ये सारा कर चुके हैं। अब आ जाते हैं ज़रा नेक्स्ट चैप्टर पे हमारे। एज़ डिसाइडेड, एज़ मैंने आपको कहा था कि अगली क्लास में मैं आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूँगा, दैट इज़ द फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। शेड्यूल कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज भी दूँगा। आपका 9 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसके बाद हम 10 करेंगे, इसके बाद 12 करेंगे। हो सकता है कि आज की क्लास में हम 10 कंप्लीट करते ही 12 स्टार्ट कर दें, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है क्योंकि ये। और उसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 11। एक बार ये चारों चैप्टर हो जाएँगे तो हमारा पार्ट बी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट बी में आप लोग कोई भी अगर टेस्ट देना चाहें, आई विल शेयर द टेस्ट आल्सो। आप लोग पार्ट बी का टेस्ट दे सकते हैं। बट मेरा एक सजेशन है, एक बार पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद कम से कम 3 से 4 सैंपल पेपर चाहे सॉल्व्ड करें, देख के करें। मतलब ऐसे करें कि एक बार करें, फिर उसका आंसर चेक कर लें, फिर उसका आंसर चेक कर लें। बट यू शुड फॉलो दिस। अगर आप एटलीस्ट 3 से 4 सैंपल पेपर एक बार कोर्स खत्म होते ही कर लेते हैं और फिर उसके बाद 2 सैंपल पेपर और कर लेते हैं, 6 सैंपल पेपर करके जाते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं बट मिनिमम इतने तो होने ही चाहिए, ठीक है? चलिए, अब आते हैं सर सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या है? देखो सिंपल सी-सी बात है कि एक ऐसी मार्केट जो वर्चुअल मार्केट है, जो एक्चुअल में कहीं पे है नहीं, ठीक है? वर्चुअली चल रही है। और फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी भी चीज़ है जो जनरली क्या कर रही है, एक लिंक क्रिएट कर रही है, किसके बीच में? सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में। एक छोटी-सी चीज़ समझा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या है, ये कंपनीज़ है। जो कंपनीज़, मैं इसको कंपनीज़ लिख रहा हूँ बट बेसिकली दीज़ आर द इन्वेस्टर्स। आप रिलायंस कह सकते हैं, टाटा कह सकते हैं, या कोई भी कंपनी है जो भी मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है? और ये कौन है? ये हाउसहोल्ड है, यानी कि वी पीपल, ठीक है? हाउसहोल्ड यानी कि दीज़ आर द सेवर्स। हमें लगता है कि वी आर द इन्वेस्टर्स, हमने पैसा इन्वेस्ट कर लिया। नो, 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 वी आर द सेवर्स एंड दिस इज़ द फाइनेंशियल मार्केट। ये मेरी फाइनेंशियल मार्केट है एंड ये मेरे लिए बैंक है। 1 मार्कर के क्वेश्चन आते हैं इसमें से बहुत सारे। 1 मार्कर के क्वेश्चन आते हैं इसमें से बहुत सारे। 1 सेकंड बेटा। यस बेटा। सेम लिंक, यू कैन जॉइन विद द सेम लिंक बेटा। हुँ। हाँ जी। अब इसके बाद देखो, इस बंदे के पास ना बहुत सारा पैसा है। ये या तो पैसा यहाँ देगा इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर पैसा यहाँ देगा इन्वेस्ट करने के लिए। या तो पैसा यहाँ या फिर पैसा यहाँ। अब आप कहोगे सर यहाँ क्यों दे रहा है और यहाँ क्यों दे रहा है?
तो सिंपल सीधा सा लॉजिक है इसके पीछे। लॉजिक क्या है? आप बैंक के पास पैसा देंगे, वो पर्सन जो आप फिक्स्ड रिटर्न एज वेल एज सेफ्टी चाहते हैं। मतलब उनको ये लगता है कि हमें सेफ्टी चाहिए, रिटर्न कम आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेफ होना चाहिए, पैसा डूबना नहीं चाहिए। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग, इतनी इंस्टाग्राम पे रील्स आती हैं, इतनी अवेयरनेस हो चुकी है, इंटरनेट पे इतनी अवेयरनेस है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो एफडी में पैसा लगाते हैं। उनको लगता है एफडी में पैसा लगाना बहुत अच्छी चीज़ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बुरी है, पर सारा का सारा पैसा सिर्फ एफडी में लगा के आप 6 से 7% कमा रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग? आई मीन यू कैन ईज़िली अर्न 10 से 12% बहुत आराम से कमा सकते हैं। लेकिन स्टिल लोगों को ये बात समझ नहीं आती। जैसे मैं अभी 2-3 दिन पहले मेरी किसी से बात चल रही थी, एक जनरली कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज़ मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो एक पर्सन है उनसे मेरी बात चल रही थी, तो मुझे कह रहे थे कि एफडी में लगा देते हैं, मम्मी-पापा के नाम पे लगा देता हूँ, 7.5% मिल जाएगा। मैंने उनको कहा एक काम करो, आपके पास जितना पैसा है, आपको जितना पैसा लगाना है मुझे दो, मैं आपको 10% पे वापस करता हूँ। मतलब आपको साल के एंड में उसका 10% एक्स्ट्रा डाल के आपको वापस कर दूँगा, विद नो टैक्स और समथिंग, ईज़िली आई कैन गिव यू, है ना? तो मैं तो आपको भी बोल रहा हूँ, अगर आप में से भी किसी को ऐसा हो मन तो बता देना मुझे, मैं 10% पे वापस कर सकता हूँ। चलो, खैर वो अलग बात है। अब बेसिकली क्या है कि आप या तो बैंक को पैसा दोगे या फाइनेंशियल मार्केट को पैसा दोगे। हालाँकि बैंक में आपके रिटर्न्स बहुत कम है, लेकिन सेफ्टी है। मतलब रिस्क है कि आपका पैसा डूबे। जनरली बैंक डूबता नहीं है, कभी डूब भी सकता है, बट आरबीआई स्टिल उसके साथ होता है, तो इतना आसान नहीं है कि आपने बैंक में पैसा लगाया और वो डूब जाए। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ना यहाँ पर आपके पास रिटर्न्स बहुत हाई हैं, बहुत हायर रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन एक दिक्कत है कि ये जो रिटर्न्स मिल रहे हैं ना, इसके साथ रिस्क भी आ रहा है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपने आज ₹10,000 लगाया और वो 6 महीने, 1 साल, 2 साल में वो 10,000 के 12,000, 15,000, 18,000 हो गए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो 10,000 के ₹4,000 पे आ गए। एफडी में ऊपर भले ही बहुत ज़्यादा ना जाए, लेकिन नीचे तो बिल्कुल नहीं आएगा। 10,000 के 13,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जस्ट लाइक दैट। तो कुछ लोग यहाँ पैसा लगाते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं कि बैंक यहाँ से पैसा यहाँ डालता है, इनको देता है। सेम वे ये यहाँ से पैसा हमारा यहाँ लगवाते हैं। यहाँ से रिटर्न्स की फॉर्म में वापस आता है, लेकिन रिटर्न्स बहुत हाई होते हैं। यहाँ से भी रिटर्न्स के फॉर्म में वापस आता है, लेट्स सपोज़ 12 से 15% जो बैंक कमाता है, और फिर उसमें से वो 7-8% समथिंग हमें दे देता है। 7%, 7.5%, 8% मैक्सिमम जो भी है, ठीक है? ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है जो इस तरीके से काम करता है, ठीक है? वापस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, ये क्या कह रहा है कि हम इक्विटी, बॉन्ड्स, जिस भी तरीके से हम मार्केट में पैसा रेज़ कर रहे हैं, इट इज़ अ लिंक बिटवीन द सेवर्स एंड बोरोवर्स। दिस मार्केट ट्रांसफर मनी और कैपिटल फ्रॉम दोज़ हू हैव सरप्लस मनी, और वो पैसा लेके किसको दे रहे हैं? कंपनीज़ को दे रहे हैं। कंपनी उस पैसे को इन्वेस्ट करती है, वहाँ से कुछ कमाती है और आपको वापस कर देती है। देखो, इस मार्केट में 2 तरीके की मार्केट होती है। मैं वापस फिर से कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। प्लीज़ ध्यान देना ज़रा स्क्रीन पे। ये आपकी फाइनेंशियल मार्केट है। दिस इज़ योर फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होता है बेटा मनी मार्केट, और द अदर वन इज़ कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट, अदर वन इज़ कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट इज़ बेसिकली फॉर शॉर्ट टर्म, जहाँ पर हम शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में डील करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स क्या-क्या थे, या क्या-क्या हैं, या क्या-क्या होंगे, अब उसकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि अब वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है? कैपिटल मार्केट फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट कौन-सी मार्केट है? जहाँ पर, इसको हम न्यू इश्यू मार्केट भी बोलते हैं, जहाँ पर नए शेयर्स, जैसे कि अगर आप लोगों को याद हो, अभी डॉम्स का आईपीओ निकला हुआ था, या फिर अभी उससे पहले भी मामाअर्थ का आईपीओ निकला हुआ था, टाटा का आईपीओ निकला था। तो ये सब कहाँ निकला था? ये सब प्राइमरी मार्केट में मिल रहा था। यहाँ पर सिर्फ शेयर्स बेचे जाते हैं। मतलब बेसिकली परचेज़ करे जाते हैं। कंपनी तो इश्यू ही कर रही है, तो सेल नहीं होते, सिर्फ परचेज़ करे जाते हैं। लेकिन सेकेंडरी मार्केट इज़ द मार्केट जहाँ पे शेयर्स खरीदे और बेचे दोनों जाते हैं। जो अभी जनरली अगर आप शेयर मार्केट से शेयर्स खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो वो सेकेंडरी मार्केट होती है, जहाँ पर पुराने शेयर्स खरीदे और बेचे जा रहे हैं। और ये जो भी बात हो रही है, ये सारी की सारी लॉन्ग टर्म में हो रही है जनरली। दिस इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म मार्केट, एंड दिस इज फॉर दी शॉर्ट टर्म मार्केट। आई होप यहाँ तक सभी को बात क्लियर होगी। वापस आता हूँ मैं इसके ऊपर। मनी मार्केट के लिए आपको सिर्फ मनी मार्केट का मीनिंग ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है।
पहले मनी मार्केट के अंदर ये इंस्ट्रूमेंट्स आते थे जो यहाँ सामने लिखे हुए हैं। आप इसको पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं, बट इसका इन डेप्थ एनालिसिस आपको करने की जरूरत नहीं है। अब वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। जो सीयूईटी के लिए पढ़ेगा वहां जाके उसको पढ़ना पड़ेगा। सीबीएसई के लिए आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है जितना है सामने लिखा हो। सो मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स व्हिच डील्स इन मॉनेटरी एसेट्स whose पीरियड ऑफ मेच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर। जिसका पीरियड ऑफ मेच्योरिटी कितना है? जिसका पीरियड ऑफ मेच्योरिटी है बेटा 1 ईयर का, 1 साल का जिसका पीरियड ऑफ मेच्योरिटी है। ऑन दी अदर हैंड कैपिटल मार्केट इज इट रेफर्स टू फैसिलिटेट and institutional arrangements through which the long-term funds, that is both debt and equity, raised and invested. तो कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट जहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों चल रहे हैं, जहां पर शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और इसकी बात होती है। और मनी मार्केट इज अ मार्केट जहां पर जनरली ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इन सब चीजों की बात होती है। लेकिन ये सब क्या है आपको ये बारे में जानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस उसके बाद आप पढ़ सकते हैं कि इसके पार्टिसिपेंट्स कौन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक है जो शेयर्स बिकवाने में मदद करते हैं। यहाँ पर कौन है? आरबीआई है, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इन इंस्ट्रूमेंट्स को बिकवाने में मदद करते हैं। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म है, इसकी ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म है। ये रिस्की होते हैं, ये सेफर होते हैं। ठीक है, इनकी रिटर्न्स हाई होती है, कंपैरेटिवली इसकी रिटर्न्स जो है वो लो होती है। और ऑब्वियसली बात है ना, ये तो क्वाइट ऑब्वियस है। अगर कोई बंदा आपको ज्यादा रिटर्न देगा तो आपका रिस्क ज्यादा होगा, अगर कोई बंदा आपको कम रिटर्न देगा तो आपका रिस्क कम होगा। नेक्स्ट, अब यहां पर इसने प्राइमरी मार्केट के बारे में बताया। इनफैक्ट पहले आपके कोर्स में प्राइमरी मार्केट के अंदर फ्लोटेशन ऑफ मेथड, फ्लोट बेसिकली किस तरीके से आप प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू कर सकते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स थे। वो भी अब आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। हाँ, आपको इतना जरूर पढ़ना है कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है। जैसे यहाँ लिखा है ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, प्राइमरी मार्केट में न्यू सिक्योरिटीज इशू होती हैं, सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज इशू होती हैं। पार्टिसिपेंट्स, इट इज सोल्ड बाय द कंपनी, यहाँ पर बेचने वाला कौन है? कंपनी। और यहाँ पर एक्सचेंज बिटवीन द इन्वेस्टर्स। इस मार्केट में क्या कर रहे हैं? लोग खरीदने बेच रहे हैं। देखो मैं आपको छोटी सी एक चीज समझाता हूँ एग्जांपल के तौर पे, ध्यान से सुनना। प्राइमरी मार्केट इज लाइक परचेजिंग अ कार फ्रॉम द शोरूम। आप शोरूम पे जाते हैं, नई गाड़ी खरीद के ले आते हैं। बेचने वाली है सिर्फ एक कंपनी, कौन? मारुति। मतलब जो भी कंपनी है, मारुति, टाटा, hyundai, कोई भी। तो बेचने वाली कौन है? सिर्फ एक, दैट इज कंपनी। और खरीदने वाले कौन है? बहुत सारे लोग। लेकिन जब आप OLX पे जाते हैं तो बेचने वाला भी बंदा है और खरीदने वाला भी बंदा है। ऐसा तो ना कि मारुति, टाटा या कोई भी कंपनी है OLX पे जाके अपनी गाड़ियां बेच रहे हैं, वो शोरूम पे बेचते हैं। और सेकेंडरी मार्केट कौन सी है? जहां पर पुरानी गाड़ी खरीदी है, बेची जाती है। ये OLX एग्जांपल मैंने सिर्फ आपको देने के लिए दिया, कहीं लिखना नहीं है प्लीज। कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली और कैपिटल फॉर्मेशन इनडायरेक्टली। क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन होती है, हम डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर कंपनी के पास डायरेक्टली पैसा नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, ओनली बाइंग, यहाँ पर सिर्फ खरीदे जाते हैं, यहाँ पर बाइंग और सेलिंग दोनों होते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डिसाइड करती है कि मुझे अपने शेयर का प्राइस क्या रखना होगा। 500 रुपए रखना है, 600 रुपए रखना है, 700 रुपए रखना है, 200 रुपए रखना है। लेकिन यहाँ पर जो प्राइस डिसाइड होता है ना बेटा, वो डिमांड सप्लाई ऊपर है। जिस शेयर की ज्यादा से ज्यादा डिमांड आती है उस शेयर के उतने प्राइस बढ़ते जाते हैं, जिस शेयर की डिमांड कम होती है उसके उतने प्राइस गिरते जाते हैं। इसकी कोई भी ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होती, इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज द लोकल एरिया। जनरली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जैसे पहले दलाल स्ट्रीट होती थी जहां पर शेयर्स खरीदे और बेचे जाते थे, ये उसी की बात कर रहा है। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, पहले फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट भी आपके कोर्स का पार्ट थे, बट अब फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, तो आपको वो भी नहीं पढ़ने हैं। सिर्फ आपको क्या पढ़ना है? सिर्फ आपको फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट। इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज तो हम पढ़ ही चुके हैं। बेसिकली इट इज अ मार्केट, इट इज द सेकेंडरी मार्केट, इज द स्टॉक मार्केट, इट इज द स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर बेसिकली बाइंग और सेलिंग हो रही है किसकी? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की। एंड ये हेल्प करता है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को टू डिसइन्वेस्ट एंड फ्रेश इन्वेस्टर्स टू एंटर टू द मार्केट। बेसिकली ये मार्केट ना लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रही है कि आपका पैसा शेयर में कन्वर्ट कर रही है और आपके शेयर्स को पैसे में कन्वर्ट कर रही है। पहले ये काम बहुत डिफिकल्ट था, पहले इतना आसान नहीं था कि आप इजीली गए और जाके शेयर्स खरीद लिए या इजीली गए और जाके शेयर्स बेच दिए। आजकल तो शेयर्स खरीदना और बेचना इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ क्लिक। जैसे आप सिंपली Amazon से कुछ परचेज करते हैं या फ्लिपकार्ट से कुछ परचेज करते हैं, शेयर्स परचेज करना भी आज के टाइम में आपके लिए इतना ही आसान है जैसे आप पहले ये करते थे। लेकिन अगर आप अदरवाइज देखेंगे पहले के टर्म्स में, तो ऐसा नहीं होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। उसके बाद फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी। देखो लिक्विडिटी का मतलब क्या है? इजीली और क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश। ठीक है, और मार्केटेबिलिटी है उसको बिकने के लिए, बेसिकली कैश से शेयर्स में कन्वर्ट करना, शेयर से कैश में कन्वर्ट करना। उसको एक मार्केट प्रोवाइड कर दिए, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिए
जहां पर उसको लिक्विडिटी मिल रही है। दैट्स व्हाई इट इज सेइंग प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज कैसे डिसाइड होता है? यहाँ पे डिमांड सप्लाई के बेसिस पे। जिस शेयर की जितनी ज्यादा डिमांड आएगी उसके प्राइस उतने बढ़ते जाएंगे, जिस शेयर की जितनी कम डिमांड होगी उतने उसके प्राइसेस गिरते जाएंगे। नेक्स्ट आता है सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। देखो ये भी एक बात है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी काम हो रहा है ना, सब कुछ बहुत बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड, एक एक प्रॉपर वे में हो रहा है। ठीक है, इट इज वेल रेगुलेटेड। तो यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है दैट्स कंप्लीटली सेफ। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई ऐप डाउनलोड करी और मैं उसके थ्रू, बिल्कुल ही कोई फेक ऐप आप ले रहे हैं तो वो बात अलग है। एक प्रॉपर एक ऐप जो लाइसेंस्ड पर्सन है उसकी ऐप के थ्रू अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो देयर इज नो चांस कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो। बहुत जनरली बहुत सारे लोग, और आपको मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हो तो पिछले साल से इस साल में 2023 से 2024 में, इनफैक्ट पिछले 4 सालों में शेयर मार्केट के अंदर जो नंबर ऑफ पर्सन जो बढ़ता, आई मीन इन्वेस्टर्स है, जो रजिस्ट्रेशन है, जो डीमैट अकाउंट ओपन होते हैं, वो उनकी जो आई मीन नंबर है वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो चुका है। मतलब इतने ज्यादा लोग हैं जो हर साल बढ़ते जा रहे हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इतने सारे लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके साथ कोई फेक नहीं हो रहा। दैट्स व्हाई दे आर कंटिन्यूइंग इट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इससे इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो रही है? देखो, आपने इकोनॉमिक्स के अंदर एक चीज पढ़ी है, एक का खर्चा दूसरे की इनकम। अगर एक बंदा खर्चा कर रहा है, दूसरा इनकम कर रहा है, दूसरा कमा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर एक खरीद रहा है, एक बेच रहा है, एक खरीद रहा है, मैंने अगर कुछ शेयर्स खरीदे तो मैंने जिससे खरीदे उसने कुछ प्रॉफिट पे बेचे, मैंने उसे कुछ टाइम रखा, मैंने उसे बेचे, मैंने कुछ प्रॉफिट कमाया, आगे जिसको बेचा उसने किसी और को बेचे। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? इससे मनी सर्कुलेशन हो रहा है जिसकी वजह से इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। कोविड में इकोनॉमी की ग्रोथ रुक क्यों गई थी? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है, ठीक है? कुछ चीज़ें परचेज़ नहीं हो रही थी, दैट इज़ आल्सो फाइन। बट उसका रीज़न एक ये भी है कि कन्वर्जन नहीं हो रहा था। एक का खर्चा दूसरे की इनकम, एक का खर्चा दूसरी इनकम, ऐसा हो ही नहीं रहा था। तो जब ऐसा नहीं हो रहा था तो इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पा रही थी। नेक्स्ट आता है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। इक्विटी कल्ट क्या होता है? बेसिकली एक कल्ट क्रिएट करना, मतलब एक इट्स लाइक आप ये कह सकते हो कि किस तरह का माहौल क्रिएट करना, इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, जहाँ पर बेसिकली एक बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस हो। और स्टॉक एक्सचेंज इसमें बहुत वाइटल रोल प्ले करता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो प्रमोट करता है, एनकरेज करता है लोगों को कि वो इन्वेस्ट करें। तो साथ ही साथ वो ऐसा भी चाह रहा है कि एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस फॉलो हों, जहाँ पर लोग ईज़िली बेटर वे में इन्वेस्ट कर पाएँ। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। इस स्टॉक मार्केट ने ना सट्टेबाज़ी के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ा दिया। पहले क्या होता था? आपने आज शेयर खरीदा, आप उससे पूछते हैं, हाँ भाई इसका भाव क्या चल रहा है? अच्छा इतना चल रहा है। फिर दोबारा पूछते हैं, हो सकता है उसका फ़ोन मिल नहीं रहा, हो सकता है हम कॉल नहीं मिला पा रहे, हो सकता है वो इरिटेट हो गया, फ़ोन नहीं उठा रहा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज के टाइम में आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपनी ऐप डाउनलोड करें, ऐप के ऊपर चेक करें कि अभी प्राइसेज़ क्या चल रहे हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है। इनफैक्ट आजकल तो इतने सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिनके थ्रू आप बहुत ईज़िली पता लगा सकते हो कि कल सुबह या और आधे घंटे में मार्केट गिर रही है, उठ रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत सारी ऐप्स आ गई जिसके थ्रू आप कंपनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो और आप देख सकते हैं इसमें पैसा लगाना है नहीं। तो लेकिन कहीं न कहीं सट्टेबाज़ी थोड़ी ज़्यादा इसकी वजह से बढ़ गई है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आल्सो वेरी इंपोर्टेंट, एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। ये यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम क्यों ज़रूरी है या क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके फ़ायदे क्या हैं? तो सबसे पहला फ़ायदा क्या है? ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे सब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट है। जैसे पहले क्या होता था, ब्रोकर्स बहुत पागल बनाते थे। आपने ब्रोकर को पैसे दिए, वो कहते हैं आपके यहाँ पे शेयर खरीद दिए या आपके यहाँ पे बेच दिए, या इस प्राइस पे खरीदा, इस प्राइस पे बेचा, इतनी मेरी कमीशन हो गई। तो हम ना कुछ चीज़ें चेक नहीं कर पाते थे। अब आज के टाइम में बहुत सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। मेरे सामने ऐप खुली हुई है। लास्ट क्लास में अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको दिखाऊँगा पोर्टफोलियो ओपन करके यहाँ पे। कि यहाँ पे मेरी सामने ऐप खुली हुई है और मैं जाता हूँ और मैं उसमें वहाँ पे इतने शेयर्स परचेज़ कर पा रहा हूँ ईज़िली, या फिर मैं इस इतने शेयर्स खरीदना चाहता हूँ इस प्राइस पे, इस डेट पे, तो ईज़िली परचेज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं होती थी जब ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम नहीं था। नेक्स्ट आता है फिक्सेशन ऑफ प्राइसेज़ दैट इंक्रीज़ेज़ efficiency of information being passed on thus helping in fixing prices efficiently. The computer screen display information on price and also capital market. अब बेसिकली क्या है ना कि कंप्यूटर स्क्रीन की वजह से ना बहुत फ्रीक्वेंटली प्राइसेस का इफेक्ट, मतलब फिक्सेशन ऑफ प्राइस बहुत इजीली हो पा रहा है। जैसे पहले क्या होता था कि आज शाम को जाके पता लगता था कि अच्छा आज इस शेयर की इतनी डिमांड आ गई है, या आधा दिन बीत जाने के बाद ऑलमोस्ट मार्केट बंद होती तब पता लगता था कि आज की डेट में बहुत सारे लोगों ने ये शेयर्स खरीदे। आजकल तो ऐसा है ही नहीं। क्विक 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 आधे घंटे में पता लग जाता है कि कितने शेयर्स परचेज हो गए, कितने शेयर सेल हो गए, आज इसका शेयर गिर गया या आज इसका शेयर ऊपर चला गया। तो बहुत ईज़ हो गया। इंक्रीजिंग एफिशिएंट, 1 सेकंड बेटा, कौन एंटर करना चाह रहा है? ओके।
प्लीज एक रिक्वेस्ट है, मैंने कल भी कहा था कि थोड़ा सा कोशिश करा करो इंटरनेट के आसपास बैठो ताकि आपकी कनेक्टिविटी लूज ना हो। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन सिंस देयर इज रिडक्शन इन टाइम कॉस्ट एंड रिस्क एरर। अब यहाँ पे ना काम करने की एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि हमारे जो ऑपरेशंस है ना वो बहुत बेटर हो गए हैं, और टाइम रिडक्शन हो गया है, कॉस्ट रिडक्शन हो गया है, रिस्क ऑफ एरर बहुत कम हो गया, एरर होने के चांसेस बहुत कम हो गए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कहता है इंप्रूव द लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट। मार्केट की लिक्विडिटी बहुत बदल गई है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड इवन अब्रॉड हु विश टू पार्टिसिपेट इन द स्टॉक मार्केट कैन बाय एंड सेल सिक्योरिटीज थ्रू द ब्रोकर्स और मेंबर्स विदाउट नोइंग ईच अदर। मतलब ऑब्वियसली बात है, आज मैं अगर ज़ीरोधा एक ट्रेडिंग ऐप है, बेसिकली आप ये समझ सकते हैं ब्रोकर है, तो अगर मैं ज़ीरोधा के थ्रू कुछ शेयर्स खरीदूं तो आई डोंट नो हु इज ज़ीरोधा, कौन है उसका ओनर, मुझे कोई मतलब भी नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूँ। और इनफैक्ट जब मैं शेयर्स बेच रहा हूँ या मैं शेयर्स खरीद रहा हूँ, तो मैं किससे खरीद रहा हूँ मुझे ये भी नहीं पता। वो तो मार्केट में ओपनली कोई भी लेट्स सपोज अपनी बिड लगा देता है कि मैं अपने शेयर्स बेचना चाहता हूँ। मैंने यहाँ से कहा कि मुझे शेयर्स खरीदने हैं, तो जैसे ही मैंने अपना ऑर्डर डाला, तो ऑर्डर अप्रूव हो जाता है अगर सामने कोई बेचने के लिए रेडी है तो। ठीक है? नेक्स्ट, इट इज़ अ सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पर आई मीन ट्रांज़ैक्टेड एट द सेम टाइम फॉर ऑल ट्रेडिंग सेंटर्स। Thus all trading centers spread all over the country have been brought into the one trading platform, stock exchange on the computer। बेसिकली एक ही जगह पे आप खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, सारे काम आप एक ही जगह पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेप्स इन दी ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। यहाँ पर मैं एक और चीज बोलूंगा आपको, यहाँ पर जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं ये 5 पॉइंट्स है। वैसे अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो इट इज 5 पॉइंट्स। ठीक है? बट फॉर अ बेटर वे इसको हमने 10 पॉइंट्स में कन्वर्ट किया है। वो मैं आपको अलग से एक हैंडआउट शेयर कर दूंगा, आप उस हैंडआउट को पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर ये 10 पॉइंट्स में लिखा हुआ है। कंटेंट इतना ही है, बस उसकी हेडिंग्स थोड़ी-सी चेंज कर दी है, उसको बाइफरकेट कर दिया। तो बेटर रहेगा आप उसको पढ़ें, ठीक है? बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप ये 5 भी पढ़ के जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आता है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर हमें बहुत ज़रूरी है, जिसके थ्रू हम शेयर्स खरीदेंगे या जिसके थ्रू हम शेयर्स बेचेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला काम ही आपका ये होता है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। दूसरा काम होता है आपका ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्यों ज़रूरी है? भाई, अगर आपको बैंक के थ्रू पैसा लेना है या बैंक के थ्रू पैसा देना है, अगर आपको बैंक के थ्रू पैसा लेना है या बैंक के थ्रू पैसा देना है, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही आपको शेयर्स खरीदने या बेचने हैं, तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर। इसके बाद आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो सामने वाला ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट करता है। एग्ज़ीक्यूट कैसे करता है? भई, आपने बोला इस कंपनी के शेयर्स इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी चाहिए। ऐसे ही अ जब वो आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा, तो वो चेक करेगा कि आपको इस कंपनी के इतने शेयर्स इस प्राइस पे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। एंड द लास्ट पॉइंट इज सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या होता है? सेटलमेंट होती है T+2, यानी कि अगर दिस इज द सेटलमेंट साइकिल बेसिकली, जिसमें हम ये कहते हैं कि अगर मैंने लेट्स सपोज आज कुछ शेयर्स खरीदे, जैसे आज लेट्स सपोज फ्राइडे, मैंने आज कुछ शेयर्स खरीदे, तो आज फ्राइडे का दिन, दिस इज द टी डे, ठीक है? +2 डेज +2 वर्किंग डेज। तो सैटरडे संडे काउंट नहीं होगा, कल का दिन काउंट नहीं होगा, कल मार्केट बंद है। परसों का दिन काउंट नहीं होगा, परसों मार्केट बंद है। अब मंडे को और ट्यूसडे को, तो यानी कि ट्यूसडे शाम को मेरे अकाउंट में मुझे शेयर्स दिख जाएंगे। इन सेम वे अगर मैंने मंडे को खरीदे, तो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे, वेंसडे शाम को मुझे मेरे शेयर्स जो है वो दिख जाएंगे। हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये टी डे हो जाए खाली, या T+1 हो जाए, ऑल्दो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक T+1 हो ही चुका है। इस पे हमारी शेयर मार्केट के लोग जो हैं वो वर्क भी कर रहे हैं, बट अभी के लिए इट इज़ T+2 ट्रांज़ैक्शन डे प्लस फर्दर 2 डेज़। ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं डीमैटेरियलाइज़ेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डीमैटेरियलाइज़ेशन? जब हम अपने फिज़िकल शेयर्स को कन्वर्ट करते हैं, किसमें? ऑनलाइन फॉर्म में। जब हम अपने फिज़िकल शेयर को ऑनलाइन फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको डीमैटेरियलाइज़ेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है रीमैटेरियलाइज़ेशन। जब हम अपने ऑनलाइन शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो जनरली होता नहीं है, बट स्टिल हम अपने ऑनलाइन शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रीमटेरियलाइजेशन। ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट है क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज द डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी क्या है बेटा? डिपॉजिटरी है एनएसडीएल और सीडीएसएल। अब ये एनएसडीएल और सीडीएसएल क्या है? देखो, एनएसडीएल इज बेसिकली नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और सीडीएसएल इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये करती क्या है? दे आर द कस्टोडियन ऑफ शेयर्स, यानी कि आपके पास जितने भी शेयर्स पड़े हैं या आपने जितने भी शेयर्स खरीदे हैं, जितने बेचे हैं, जो भी है, इन सब का हिसाब एनएसडीएल के पास है। जैसे अगर आप मनी एंड बैंकिंग का आपने चैप्टर पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर, तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम, क्या बोलते हैं उसे? आई थिंक
इशू हाउस बोलते हैं, क्या होते हैं, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है। तो जनरली क्लियरिंग हाउस, सॉरी, यस, क्लियरिंग हाउस क्या करता है बैंक के बीच में कि यहाँ से इतना पैसा लेना है, इसको इतना पैसा देना है, इससे इतना लिया, इसको इतना दिया। तो बस ऐसे समझ लो ये भी एनएसडीएल ही है कि इस कंपनी से इतने शेयर लिए, या इस बंदे से इतने शेयर लिए, इसको दिए, इस बंदे से इतने शेयर लिए, इसको दिए। ये सारा हिसाब रखते हैं। जैसे कुछ ऐप्स ऐसी होती है, जैसे मैं ज़ेरोधा यूज करता हूँ, तो उसके ऊपर जब मुझे कुछ शेयर्स बेचने होते हैं, तो जब मैं जाता हूँ कि मुझे 10 शेयर इस कंपनी के इस प्राइस पे बेचने हैं, मैं क्लिक करता हूँ तो कहता है पहले आपको ऑथराइज करना पड़ेगा एनएसडीएल से कि आपके पास इतने शेयर्स हैं भी या नहीं। क्यों? क्योंकि इसका हिसाब किसके पास पड़ा हुआ है? हिसाब तो सारा एनएसडीएल के पास पड़ा हुआ है ना, कि कितने शेयर्स लिए, कितने दिए, क्या, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। फिर कहता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है? ही इज द रजिस्टर्ड एजेंट इंटरमीडियरीज ऑफ डिपॉजिटरी कंसर्न which interacts with the investors like ICICI Bank link बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड डिपॉजिटर्स। तो जो बैंक्स होते हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये सब बेसिकली डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की तरह काम करते हैं। जैसे अगर आप एक ब्रोकिंग अकाउंट खोलना चाहते हो तो किसी बैंक के पास भी खोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है, कोई पर्टिकुलर कंपनी है वहीं पे खोलेंगे। बैंक्स भी आपको ये सर्विसेज देते हैं, ठीक है। ये आपको नहीं पढ़ना है एनएसईआई, ठीक है। ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जस्ट इसको रीड कर सकते हैं, वर्किंग सिस्टम ऑफ अ डीमैट सिस्टम। आपको ये ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएसईआई और एनएसईआई आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंटर ईदर अ बैंक और ब्रोकर और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में बी आइडेंटिफाइड एन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और डॉक्यूमेंटेशन। बेसिकली ना ये वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है पढ़ने की, मैं फिर भी आपको बस एक ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। वर्किंग सिस्टम बता रहा है कि डीमेट सिस्टम का वर्किंग सिस्टम कैसे होता है, कि आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाते हैं, या वो बैंक हो सकता है, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी हो सकती है, हम उसके पास अपना डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हैं, तो उसको हम कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो भी रिक्वायर्ड होती है, जैसे आज की डेट में तो खैर हमारे लिए आधार कार्ड हो गया है, पहले होता था पैन कार्ड, फोटोग्राफ, पावर ऑफ अटर्नी और बहुत सारी चीजें जो भी हैं, वो सब चीजें चाहिए होती हैं। और जो भी वो हमसे साइन एंड ऑल, जो भी फॉर्म वगैरह साइन कराते हैं, वो सब साइन करने के बाद उनको सबमिट करते हैं, वो आगे फर्दर एनएसडीएल को या जो भी आगे स्टॉक एक्सचेंज है वहां जाते हैं, और फिर फर्दर बाकी सारा काम होता है। बस 2 दिन का समय लगता है जनरली, और जो आपका अकाउंट है वो ऑपरेटिव हो जाता है 2 से 3 दिन जनरली, ठीक है। बस इससे ज्यादा आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ओटीसीआई ये सब कट चुका है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जैसे पढ़ सकते हैं कि व्हेन इट इज एस्टैब्लिश और समथिंग, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अब आपका ये, दैट इज योर सेबी। सेबी इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आपको लग रहा होगा सर ये चैप्टर खत्म भी हो गया। एक्चुअली में ना इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें जो है वो सीबीएसई ने ऑलरेडी काटी थी। तो ये चैप्टर अगर मान लो लेट्स सपोज 100 पॉइंट्स थे मान लो इस चैप्टर में, तो अब सिर्फ 40 पॉइंट्स रह गए। 60 पॉइंट्स तो ऑलमोस्ट कट ही चुके हैं इस चैप्टर में, कुछ बचा ही नहीं। ठीक है। इनफैक्ट मैं सच बता रहा हूँ आपको, जब अब पेपर बनाना होता है और इस चैप्टर में से पेपर जो क्वेश्चन पिक करने होते हैं, तो समझ नहीं आता कौन सा टॉपिक लें, क्योंकि पहले तो बहुत सारे टॉपिक थे। पहले तो क्वेश्चन कम पड़ जाते थे, लगता था कि अच्छा ये भी टॉपिक ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। अब तो टॉपिक्स ही बहुत गिनती के हैं, ढूंढना पड़ता है कि कौन सा टॉपिक लें, इस पे क्वेश्चन बनाए। और वैसे भी मैं तो देखो कोशिश करता ही हूँ कि ऐसा पेपर बनाऊं जहाँ पे बच्चे फंस जाएं और आंसर गलत लिखें, और फिर नंबर कट जाए उनके। ठीक है, बड़ा मजा आता है मुझे ऐसे। चलो, ओके, नहीं ऐसे मजाक की बात है, ऐसा नहीं करता। नेक्स्ट इज सेबी इज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12 अप्रैल 1988 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, मैं आपको ना एक छोटा सा इसका ओवरव्यू देता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। देखो हमारे देश में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? जब कोई कांड होता है ना, उसके बाद काम करते हैं, उससे पहले काम नहीं करते। अब कांड होता है उसके बाद काम करते हैं, मतलब ये कि जब कोई गलत चीज हो जाती है और फिर सोचते हैं कि यार ऐसा भी हो सकता था, चलो अब इस पे एक एक्ट बना देते हैं। जैसे आपने अगले चैप्टर में पढ़ना है, चैप्टर नंबर 12 में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था 1986 में। ये कब आया? 1988 में। और इसको एग्जैक्टली जो स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला वो 1982 में मिला। कब? जब 1991 का स्कैम हो चुका था। ठीक है। मजे की बात है ना कि 1991 का स्कैम हो चुका था। उसके बाद इनफैक्ट एक और इस पे छोटी सी चीज बताता हूँ। जैसे एक एक्ट है जिसका नाम है रेरा एक्ट। ठीक है। हमारे कोर्स से रिलेटेड नहीं है, जस्ट रिलेशन देने के लिए बता रहा हूँ। रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी आज की डेट में इंडिया में किसी भी स्टेट में अगर आपको एक कमर्शियल बिल्डिंग बनानी है, आई मीन मॉल्स एंड ऑल समथिंग लाइक, या आपको शॉप्स बनानी है, या आपको बिल्डिंग्स फ्लैट्स बनाने हैं, कुछ भी बनाना है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो ये बनाने के लिए आपको पहले रेरा की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जब आपके पास रेरा का अप्रूवल आ जाएगा, उसके बाद आप बाकी के काम कर सकते हैं, मतलब उसके बाद ही आप बिल्डिंग का काम स्टार्ट कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। ये भी क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया में बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे।
नोएडा, गुड़गांव, कुंडली, मानेसर, बहुत सारी ऐसी प्लेसेस जहाँ पर बहुत बड़े-बड़े बिल्डर्स ने बहुत बड़े-बड़े फ्लैट्स बना दिए। ऐसे वादे कर दिए कि मैं 2 साल, 3 साल, 5 साल में आपको फ्लैट दे दूँगा, अभी बुक कराओ, इतने का फ्लैट है, इतना सस्ता है ये वो। लोगों ने खरीद भी लिया, बहुत सारे पैसे लगा भी दिए। अब ईएमआई जानी शुरू हो गई, क्यों? क्योंकि बैंक ने मान लो उस पर्सन ने टाइम दिया 2 साल का, 2 साल में पोज़ेशन दिया नहीं, बैंक से ईएमआई जा रही है लेकिन पैसा आई मीन फ्लैट मिला नहीं है। तो उसको रोकने के लिए एक एक्ट बनाया गया। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम कि हमारे देश में कोई गलत काम हो जाता है, उसके बाद एक्ट बनता है। तो इस सेबी भी वही है कि स्कैम 1981 हो चुका था, उसके बाद नया एक्ट आया। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? दिस इज़ आल्सो वेरी इंपोर्टेंट। इससे पहले जो हमने पढ़ा सेबी के बारे में, ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस हाँ, आप उसकी इसकी डेट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? बट अब जो हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव भी और इसके तीनों फंक्शंस भी। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज एंड द सिक्योरिटीज इंडस्ट्री टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शन। स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना एंड सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना फॉर देयर ऑर्डरली फंक्शन। दूसरा पॉइंट आता है टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। जितने भी इन्वेस्टर्स जो मेरे बिज़नेस में पैसा लगा रहे हैं, मतलब किसी के भी बिज़नेस में पैसा लगा रहे हैं, ऑब्वियसली उनके राइट्स का ध्यान रखना। पर्टिकुलरली इंडिविजुअल इन्वेस्टर एंड टू गाइड एंड एजुकेट देम। आपको पता है गवर्नमेंट बहुत सारी कोशिश करती है इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने में, गाइड करने में। लोग नहीं समझते वो एक बात है, बट जनरली गवर्नमेंट बहुत अपने साइड से बहुत कोशिश करती है लोगों को एजुकेट किया जाए बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू द शेयर मार्केट। बिना सोचे समझे, बिना पढ़ाई करे, बिना उस चीज़ को जाने लोग पैसा लगाते हैं किसी के कहने पे और फिर वेस्ट कर देते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट आता है टू प्रिवेंट ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिसेस एंड अचीव अ बैलेंस बिटवीन सेल्फ रेगुलेशन बाय द सिक्योरिटीज इंडस्ट्री एंड इट्स स्टैट्यूटरी रेगुलेशन। देखो ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिसेस क्या होती है? गलत तरीके से पैसा बनाना। अभी आगे 2 पॉइंट मैं पहले ही बता देता हूँ, वैसे इसके अंदर आगे मैंने पढ़ा नहीं थे। एक आता है इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग? इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जब लेट्स सपोज़ आप में से कोई भी एक बच्चा है, उसके डैड एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है? बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं। लेट्स सपोज़ हम ऐसे मान लेते हैं कि नेस्ले कंपनी में काम करते हैं और नेस्ले अचानक से मुझे पता है कि और 1 महीने बाद या 10 दिन बाद नेस्ले अपना डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है। तो मैंने उस बच्चे को बोला अपने डैड से पूछो कि नेस्ले इस बार डिविडेंड कैसा डिक्लेयर करेगी? हाई डिविडेंड डिक्लेयर करेगी या लोअर डिविडेंड डिक्लेयर करेगी? तो मुझे पता लगा भई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है बहुत हाई। तो आज ही मैंने फटाफट उसके 100, 200, 500 शेयर्स खरीद लिए। जैसे ही उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया प्राइस 20% अप चला गया या 30% अप चला गया, यानी कि ₹100 की चीज़ ₹130 की हो गई। तो मैंने उसे जैसे ही 130 का बेच दिया और प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन हाँ, उस बच्चे ने ये भी कहा था कि सर मेरे डैड कह रहे हैं कि जितना प्रॉफिट कमाओगे उसका 30% मुझे दे दो। अब अगर किसी को नहीं पता लगता तो बात अलग है, लेकिन अगर पता लग जाता है तो उस बच्चे के डैड भी फँस जाएँगे और मैं भी फँस जाऊँगा, क्योंकि हमने क्या है इनसाइडर ट्रेडिंग करिए, अननेसेसरी तरीके से पैसा बनाने की कोशिश करिए। एक आता है प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग क्या होता है? जहाँ पर आप अननेसेसरी तरीके से शेयर प्राइस बढ़वाने की कोशिश करते हैं। मैंने कुछ कुछ बच्चों ने आई थिंक वो देखी भी होगी वीडियो, नहीं तो मैं इसी क्लास में किसी दिन दिखा दूँगा। अ, जब हम कोशिश करते हैं कि मार्केट में ऐसे हाइप क्रिएट करें कि इस कंपनी के शेयर को खरीदो, जो जनरली हर्षद मेहता करता था कि शेयर प्राइस बढ़वाने के लिए, शेयर प्राइस अननेसेसरी तरीके से ऊपर लेके जाने के लिए लोगों को बोलता था ये शेयर खरीदो और वो शेयर्स खरीद लेते थे, उसके प्राइस डिमांड की वजह से ऊपर चले जाते थे। तो दिस इज़ कॉल्ड प्राइस रिगिंग, जो कंपनीज़ जनरली अपने शेयर्स के लिए खुद भी करती हैं बहुत बार, ठीक है? तो ये सब रोकना है, ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिसेज़, इन सब चीज़ों को रोकना है और बैलेंस बना के चलना है मार्केट के अंदर कि कुछ भी गलत तरीके से काम ना हो। और लास्ट पॉइंट आता है टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट। देखो कोड ऑफ कंडक्ट होता है बिहेव करने का तरीका। जैसे जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उनको उसी तरीके से बिहेव करना होता है, ठीक है? तो कह रहे हैं हम इस मार्केट के अंदर भी कोड ऑफ कंडक्ट क्रिएट करेंगे एंड फेयर प्रैक्टिसेस बाय इंटरमीडिएरीज। इंटरमीडिएरीज कौन होती हैं? जैसे कि जो ब्रोकर्स होते हैं, मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, ये सब इंटरमीडिएरीज की तरह काम कर रहे हैं। उनको बेसिकली एक कॉम्पिटिटिव और प्रोफेशनल बनाना, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इसके बाद फंक्शंस। फंक्शंस हमारे पास जो पढ़ने के लिए इस चैप्टर इस टॉपिक में 3 तरीके के फंक्शंस हैं। एक रेगुलेटरी, एक डेवलपमेंट और एक प्रोटेक्टिव। अब आपको कहीं न कहीं नाम से ही समझ आ रहा होगा, रेगुलेटरी मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करेगा, प्रोटेक्टिव मतलब जो प्रोटेक्ट करने की बात करेगा और डेवलपमेंट जो कहीं न कहीं उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेगा। तो जैसे कि सबसे पहला है रेगुलेटरी। रेगुलेटरी के अंदर कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स। यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है?
ब्रोकर्स के और सब ब्रोकर्स के रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, यानी कि जो भी हमारे पास ब्रोकर्स है मार्केट के अंदर, हम उनके सभी की रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन सभी का रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सब ब्रोकर्स कौन होते हैं? जो उन्हीं के फर्दर आगे सब ब्रोकर की तरह काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड्स। आपको क्या लगता है मार्केट में कोई भी म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं तो ऐसे ही आ जाते हैं? नहीं, पहले सेबी के पास उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, तब वो मार्केट में आके निकलते हैं। फिर आता है रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस, अंडरराइटर्स एंड मर्चेंट बैंकर्स। इन सब चीजों को भी रेगुलेट करेंगे कि कौन सा स्टॉक ब्रोकर कैसे काम कर रहा है, कौन से पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस किस तरीके से बन रहे हैं, अंडरराइटर्स कैसे काम कर रहे हैं। फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ना पता हो अंडरराइटर्स कौन होते हैं तो मैं बता देता हूँ। जो आपने चैप्टर पढ़ा इक्विटी शेयर का, उसके अंदर आपने मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर आपने शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्लास 11th में भी पढ़ा आपने। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होती है कि जब हम मार्केट में शेयर इशू करते हैं तो कम से कम 90% ऑफ दी शेयर इशू बिक जाने चाहिए। तो अगर मैंने 1 लाख के शेयर इशू करे तो 90,000 के शेयर बिक जाने चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर वैसे मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आप मार्केट में शेयर इशू करते हैं तो आपको अंडरराइटर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। अंडरराइटर्स कौन होते हैं? दे आर मोर और लाइक ब्रोकर्स। तो ये क्या कहते हैं कि हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपके शेयर बिकवा देंगे और अगर नहीं बिकेंगे तो हम आपके शेयर खरीद लेंगे खुद, फिर उसे मार्केट में अपने आप बेचेंगे, ठीक है। तो अंडरराइटर्स बेसिकली कौन होते हैं? जो हमारे शेयर्स बिकवाते हैं कुछ कमीशन लेके। नेक्स्ट आता है उनकी भी रजिस्ट्रेशन वगैरह हम कराएंगे, उनको भी रेगुलेट करेंगे। नेक्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है, उस बीच में भी जो भी उनकी टेक ओवर बिड हो रही है वो भी सेबी को बतानी पड़ेगी। उसको भी रेगुलेट कौन करेगा? सेबी। जैसे अभी बिग बाजार को किसने खरीदा? बिग बाजार को खरीदा अंबानी ने। तो क्या उसमें भी सेबी की इन्वॉल्वमेंट थी? बिल्कुल थी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कॉलिंग फॉर इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। जो स्टॉक एक्सचेंज है उनको भी कह सकता है कि भैया आप मुझे अपने अकाउंट्स लेके आओ, आप मुझे अपनी वर्किंग दिखाओ, आप ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है लेविंग ऑफ फी एंड अदर चार्जेस। अब बेटा एक्चुअली क्या होता है, कोई भी एक्ट बनता है ना, उस एक्ट को चलाने के लिए सारा पैसा सरकार अपनी जेब से नहीं खर्च सकती, वो जनता से भी पैसा लेती है। तो जो भी लोग अपने एज अ ब्रोकर काम कर रहे हैं या जो भी लोग और फर्दर इंटरमीडियरीज हैं, उन सबको जब रजिस्ट्रेशन करानी है किसके पास? सेबी के पास। तो ऑब्वियस ही बात है उस केस में उनको कुछ फी भी चार्ज करी जाएगी, वो फी उनको पे करनी है, ठीक है। फिर कहता है परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर अंडर द सिक्योरिटीज एक्ट एज में बी डेलीगेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सिक्योरिटीज एक्ट है उसके अंदर जो भी पावर्स उनको दी गई हैं वो सेबी उस चीज को फॉलो करेगा। नेक्स्ट आते हैं इसकी डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट फंक्शन में सबसे पहला पॉइंट है ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट। जितने भी ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, अंडरराइटर्स, इन सबको टाइम टू टाइम गवर्नमेंट अपनी तरफ से ट्रेनिंग देती है कि हम आपको बताएंगे काम कैसे करना है। फिर कहता है कंडक्टिंग एंड रिसर्चिंग पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल टू द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। जितने भी बिजनेस न्यूज़पेपर होते हैं, बिजनेस मैगजीन्स होती हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट इस चीज को पब्लिश करती है कि इस कंपनी की ये फाइनेंशियल्स हैं जो हमें लगता है कि कुछ कुछ इसमें गड़बड़ हो सकती है। तो आप कभी कब जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो इन सब बातों का ध्यान रखें बिफोर कंसीडरिंग दीज कंपनीज या शेयर फॉर द इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट कहते हैं अंडरटेक मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। बहुत ज्यादा ना काम बहुत रिजिड नहीं किया है यहाँ पे, काम को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि बेटर वे में काम कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन। अब प्रोटेक्टिव फंक्शन का क्या मतलब है? जहां पर इसे प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है तो प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है, इसमें सबसे पहली चीज है, थोड़ा इजी वे में पढ़ते हैं, अंडरटेकिंग द स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। जितने भी इन्वेस्टर्स है जो पैसा लगा रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, कंट्रोल करेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज। मैंने अभी आपको बता दिया इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है और इनसाइडर ट्रेडिंग को हम रोकने की कोशिश करेंगे। आजकल तो नहीं होता इतना, या होता भी तो नजर नहीं आता, पहले बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग को कंट्रोल करेंगे और उस पे पेनल्टीज लगाएंगे अगर ऐसा कुछ होता है। फिर कहते हैं प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन द सिक्योरिटीज मार्केट। हम सिक्योरिटी मार्केट्स को ना इतना ज्यादा जो बना भी दिया, वैसे ये पहले की बात है, हम उसको इतना ज्यादा एक एक हैपनिंग सी मार्केट बनाना चाहते हैं जहां पर एक फेयर प्रैक्टिसेस फॉलो हो, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आता है प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक मिसलीडिंग स्टेटमेंट। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे जनरली नेता लोग होता है ना, इलेक्शन के आसपास जो उनका वो लेटर आता है, एक मैंने प्रोस्पेक्टस टाइप से ही आता है, उसमें लिखा होता है हम नालियां बनवा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। नेताजी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो बस ऐसे ही वो कह रहे हैं कि जब आप शेयर्स इश्यू करो तो आप ऐसी कुछ झूठी बातें ना लिख दो प्रोस्पेक्टस के अंदर कि हम कंपनी को इतनी ऊपर ले जाएंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। इन सब चीजों को ना मतलब आप वो ही लिखें जो आप पूरा कर सकते हैं। मिसलीडिंग स्टेटमेंट ना हो आपकी कुछ भी, ठीक है। मैनिपुलेशंस ना करें, प्राइस रिगिंग ना करें, अननेसेसरी अपने शेयर प्राइस को बढ़ाने की कोशिश ना करें, ठीक है। दिस शुड बी डन।
मेरे हिसाब से मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मेरी तरफ से इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज आप अपने डाउट्स जस्ट 10-15 मिनट्स के बाद पूछ सकते हैं। 10-15 मिनट्स में हम कोशिश करते हैं कि हम जितना अपना चैप्टर नंबर 12 कवर अप कर पाएंगे वो हम कर लें। आई नो कि मार्केटिंग थोड़ा सा हेवी चैप्टर है, इसलिए मैंने मार्केटिंग नहीं लिया था इसके बाद। एंड मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं आपको एक क्लास में इतना बर्डनाइज कर दूं कि अगली क्लास में आप सोचो कि यार जाना है या नहीं जाना। ठीक है? तो ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। बस और 10 मिनट की बात है, 10 मिनट बस कंज्यूमर एडिक्शन जितना डिस्कस हो पाएगा बस उतना ही करेंगे। उसके बाद मैं आपको छोड़ दूँगा। चलिए इसके अंदर अगर मुझे डेफिनिशन देखूँ, यस, आपको ना एक चीज़ समझनी है इस चैप्टर के अंदर कि सबसे पहले ये चैप्टर है क्या? ये चैप्टर बेसिकली कंज्यूमर के लिए बनाया गया है। कंज्यूमर के लिए क्यों बनाया गया? देखो अ, जैसे मैंने कहा कि हमारे देश में कुछ गड़बड़ घोटाले होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो उसके बाद ही कोई एक्ट बनाया जाता है। यहाँ पर भी यही हुआ था एक्चुअली कि लोग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे थे या फिर लोग जैसे मिलावट कर रहे थे। अगर आप लोगों को पता हो आज से कुछ साल पहले जैसे राशन की दुकान होती थी, जो गवर्नमेंट की साइड से दुकान होती थी, इसको फेयर प्राइस शॉप भी बोलते थे। तो ऐसे में क्या था कि ये जो शॉपकीपर्स थे ना ये बहुत अननेसेसरी तरीके से ना पैसा बनाते थे। कैसे पैसा बनाते थे? इनके पास जो माल आता था ये बोल देते थे कि माल खत्म हो गया, हमारे पास स्टॉक ही नहीं है, स्टॉक आउट हो गए हम। और फिर अनदर पर्सन को वो जो स्टॉक था वो बढ़े हुए प्राइसेज़ में बेच देते थे। आजकल तो आप लोगों के लिए ना बहुत आसान हो गया है। अगर आपको लेट्स सपोज़ आटा, दाल, चीनी, चावल खरीदना है, आप राज मंदिर जाते हो, बिग बाज़ार जाते हो, नॉर्मल शॉप पे चले जाते हो। तब इतना आसान नहीं होता था। जो ये जो फेयर प्राइस शॉप होते थे, यहाँ से अगर आपको आटा ₹20 किलो मिल रहा है, तो मार्केट में आपको आटा ₹35 किलो मिलेगा। मतलब इस तरीके से कुछ डिफरेंस होता था। तो जनरली लोग यहाँ से लेना प्रेफ़र करते थे। तो अब वो जो शॉपकीपर थे, वो क्या करते थे, इन्हीं से थोड़े कम प्राइस पे लेके और फिर आगे बढ़े हुए प्राइस पे लोगों को बेच देते थे। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए एक्ट बनाया गया। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा मिलावट भी हो रही थी। जैसे 10 किलो चावल में 2 किलो या 1 किलो कंकड़-पत्थर डाल देते थे। पहले आपने देखा होगा, पहले के लोग जनरली जो ओल्ड पीपल थे, पुराने टाइम के लोग देखना आप, जो आटा दाल जो होती थी, चावल या दाल, उसको अलग कर रहे होते थे कि उसमें से जो डस्ट आई मीन जो वेस्ट मटीरियल है उसको निकाल रहे होते थे और चावल अलग कर रहे थे। आजकल तो ऐसा नहीं करना पड़ता क्योंकि आजकल ये सब मिलावट नहीं होती। इनफैक्ट लोग वेट के ऊपर भी करते थे। आपने जो प्रोडक्ट लिया उसके ऊपर लिखा हुआ है 900 ग्राम सॉरी 1 केजी और वो एक्चुअल में 900 ग्राम, ऐसा भी होता था। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि जैसे ब्रिक पाउडर जो ईंट का पाउडर है, उसको रेड चिली पाउडर में मिक्स कर देते थे, जिससे क्या है कि लोगों की तबीयत खराब हो जाती थी। तो इस तरीके के गड़बड़ घोटाले कर रहे थे, जिनको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जिनको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि इस पे कुछ ऐसा कुछ किया जाए जहाँ पर हम इसके ऊपर रोक लगा सकें, जो गलत तरीके से लोग पैसा बना रहे हैं, उसको हम हटा सकें। ठीक है? अब अगर पेपर में आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखेंगे वहां पे। ठीक है? अगर आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वैसे मुझे इस डेफिनेशन के अंदर थोड़ी सी एक आधी चीज कुछ डिफरेंट लग रही है। कोई बात नहीं, वो मैं आपको अलग से नोट्स दे दूंगा या आपको सिर्फ जो इसकी डेफिनेशन है वो भेज दूंगा, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। बट स्टिल आपको लिखनी वही है जो एज पर दी एक्ट है। ठीक है? अगर आप एज पर दी एक्ट नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है? जैसे यहाँ लिखा वेदर मैन्युफैक्चरर और अ ट्रेडर इट अप्लाइज टू बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। यहाँ पर उसका मीनिंग समझाया हुआ है, एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन जो एक्ट की है वो मैं आपको भेज दूंगा, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। ठीक है? बहुत ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, जो पहले थी वही सेम है कि अगर एक पर्सन जो गुड्स खरीद रहा है फॉर कंजम्पशन पर्पस तो वो कंज्यूमर माना जाएगा, लेकिन अगर वो कमर्शियल पर्पस के लिए गुड्स खरीद रहा है या रीसेल पर्पस के लिए खरीद रहा है तो कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। और वो उसने गुड्स खरीदा है या तो कैश पैसा देके या बैंक के थ्रू देके या उधार पे लेके या अभी कुछ पैसा दे दिया बाकी बाद में देंगे, आई मीन मेकिंग द मनी सम ऑफ द अमाउंट मेकिंग द पेमेंट नाउ एंड सम ऑफ द अमाउंट आफ्टर सम टाइम। ठीक है? और एनी ऑफ द डेफर्ड पेमेंट के थ्रू अगर आपने उसको पेमेंट करी है तो उस केस में भी आप कंज्यूमर माने जाएंगे। चलिए, अब आते हैं इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जस्ट अ सेकंड, हाँ, यस, यहाँ पे लिखा हु इज अ कंज्यूमर, ये है एग्जैक्टली, अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बायज एनी गुड्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विसेज फॉर अ कंसीडरेशन। ये बात ध्यान रखना, फॉर अ कंसीडरेशन। अगर आपने कोई गुड्स खरीदे, ऐसे समझ लो ना, मान लो आप एक दुकान पे गए तो आपको एक ड्रायर पड़ा था वहाँ पे,
बहुत अच्छा लग रहा था, तो आपने ऐसे ड्रायर देखा और आपने इसे जेब में डाल लिया और आप चुपचाप वहाँ से निकल गए, ठीक है? अब आपने 2-3 महीने आराम से उसे यूज़ कर लिया, आपने अच्छा बढ़िया है, दुकान वाले को पता नहीं लगा और 3 महीने बाद वो जो आपका ड्रायर है वो खराब हो गया। अब आप सर्विस सेंटर जाते हैं, आप कहते हैं कि भैया ये ड्रायर तो खराब हो गया, तो वो कहते हैं लाओ आप इसका बिल दिखाओ हमें, जो आपने खरीदा था जो प्राइस पे करके, तो बस वहीं आप फँस जाएँगे। तो अल्टीमेटली क्या है कि कोई चीज़ आपने कंसिडरेशन जो आपको फ्री में मिली है वो कंसिडर नहीं होगी। कंसिडरेशन पे के करके अगर आपने ली है तो दैट इज़ टू बी कंसिडर्ड, ठीक है? उसके बाद लिखा है व्हिच हैज़ बीन पेड और प्रॉमिस्ड, या तो आपने पे कर दिया या आपने प्रॉमिस कर दिया, और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस्ड, आधा पे कर दिया आधा प्रॉमिस कर दिया, और अंडर एनी स्कीम ऑफ डिफर्ड पेमेंट आपने ईएमआई में पे लिया है या किसी भी तरीके से आपने उसे पे किया है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज बाइंग, ठीक है? इट इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स और बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज इफ सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। इट अप्लाइज टू बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ये नई डेफिनेशन में डाला है, पहले ये नहीं था। पहले ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को कवर नहीं कर रहा था। बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पस। अगर आपने रीसेल पर्पस के लिए खरीदे यानी कि गुड्स बेचने के लिए खरीदे तो आप कंज्यूमर नहीं। जैसे कि मान लेते हैं आपने एक गाड़ी खरीदी, जैसे कोई भी गाड़ी खरीदी, टाटा की गाड़ी खरीदी और उसके अंदर आपको बैटरी लग के आई है एक्साइड की। तो जब आपकी बैटरी खराब होगी तो आप टाटा से बात करेंगे, टाटा को बोलेंगे चेंज करा के दो, या फिर आप डायरेक्ट एक्साइड से बात करेंगे? ऑब्वियसली आप डायरेक्ट एक्साइड से बात करेंगे। हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारी बैटरी खराब हुई थी, हम तो शोरूम गए थे, उन्होंने चेंज करा दी। दैट माइट बी पॉसिबल कि टाटा आपको इस चीज़ में हेल्प कर सकता है कि चलो हम आपको करवा के दे देते हैं, वो अपनी कस्टमर वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए, बट अदरवाइज एक साइड के कस्टमर आप हैं। जैसे आपका फ़ोन, आपने एप्पल का फ़ोन खरीदा एक शॉप से, इवन एप्पल स्टोर से भी। तो जब आपका फ़ोन खराब होता है तो आप एप्पल स्टोर पे जाके ये थोड़ी ना बोलते हो ये फ़ोन रखो और इसे चेंज करा दो। वो फ़ोन लेके आप सर्विस सेंटर पे जाते हो, सर्विस सेंटर आपको फ़ोन ठीक करके देता है क्योंकि आपका जो ट्रांज़ैक्शन हुआ है वो एप्पल के साथ हुआ है। उस बीच में मीडियम ज़रूर वो शॉपकीपर बन गया है या वो एप्पल स्टोर बन गया है, बट आपका ट्रांज़ैक्शन एप्पल के साथ हुआ है। तो एप्पल ये कहता है कि जब आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे सर्विस सेंटर आओ, मैं उसे ठीक करा के दूँगा। ठीक है? However, any person who obtain goods or avail any services for resale or commercial purpose is not treated as consumer and outside the scope of the Consumer Protection Act 2019। अगर आप रीसेल या कमर्शियल पर्पस के लिए खरीद रहे हैं तो आप कंज्यूमर नहीं माने जाएंगे एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। लास्ट टॉपिक एक और पढ़ा रहा हूँ, फिर इसके बाद और आगे नहीं पढ़ाऊंगा। हु कैन फाइल अ कंप्लेंट? कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है? देखो कोई भी कर सकता है, एनी कंज्यूमर, ठीक है? एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन। बहुत सारी मार्केट में आपको ऐसी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन मिल जाएंगी जो इस चीज पे काम कर रही हैं। फिर द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी स्टेट गवर्नमेंट। फिर वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट। वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर, इसका मतलब क्या है? कोई भी एक बंदा बाकी सबके बिहाफ पे। जैसे अब एक सोसाइटी है, सोसाइटी में 500 लोग रहते हैं। अब 500 के 500 लोग उठ के कंप्लेंट करें थोड़ा ना चले जाएंगे इस चीज की। तो 10 वो एक कमेटी बनाते हैं, उसमें 10 लोगों को मेन हेड बनाते हैं या 5 लोगों को हेड बनाते हैं, वो 5 लोग जाते हैं कंप्लेंट करने बाकी सबके बिहाफ। ठीक है? लीगल एयर और रिप्रेजेंटेटिव। लीगल एयर कौन होता है? लीगल एयर होता है बेसिकली वारिस, उत्तराधिकारी। जैसे कि ये सुनते ही सबके दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा, 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 मेरे पापा की जो जायदाद है वो मुझे मिलने वाली है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसे ही लीगल एयर बोलते हैं, ठीक है? लीगल एयर जो उत्तराधिकारी है, वो भी कंप्लेंट कर सकता है, या फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज़ कंज्यूमर। देखो कोई बंदा अगर मर जाता है तो उसका जो उत्तराधिकारी है या उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो कंप्लेंट कर सकता है। माइनर इन केस ऑफ माइनर उसके पेरेंट या लीगल गार्डियन। अब माइनर बंदा तो ऑब्वियसली कोर्ट नहीं जाएगा ना, उसके पेरेंट्स ही करेंगे, ठीक है? यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, इसके बाद हमारा बस छोड़ रहा हूँ 2 मिनट में। इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन रह गया है, हू कैन फाइल अ कंप्लेंट हमने पढ़ लिया है, इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रह गई हैं, इनफैक्ट हमारे राइट्स भी रह गए हैं, ठीक है? जो हमने पढ़ने हैं, और 3 टियर रिड्रेसल मशीनरी। अगली क्लास में आते ही मुश्किल से 15 से 20 मिनट का नहीं, आधा घंटा लग जाएगा। आधे घंटे में टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप मुझे 5 मिनट और दें तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कर सकते हैं, बट चलो कोई बात नहीं। ज़्यादा हो जाएगा फिर आप लोग थक जाओगे। लेकिन एक छोटी-सी रिक्वेस्ट सभी से, मैंने कल आप लोगों को बोला था, आप लोगों ने मुझे सेंड नहीं किया। मैंने कहा था एक बार आप लोग सभी अपना नाम लिख के जस्ट और अपना स्कूल लिख के मुझे एक व्हाट्सएप कर देंगे एटलीस्ट, सो दैट आई आई गेट एनी आइडिया, और मैं उसके हिसाब से एक आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूँगा ताकि जो भी चीज़ें मुझे शेयर करनी है मैं उसी में शेयर कर दूँ। तो प्लीज़ सेंड इट टुडे। आप उसे आज ही सेंड कर देंगे तो ज़्यादा बेटर है ताकि एटलीस्ट मुझे वो बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है?